Hello students, now my name is Madhuharsh. As you all know, today we will start with the second part of electrostatics. Last time हमने पढ़ा था चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और फोर्स इंटरैक्शन के बारे में. आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल से. ये हमारे साइंस एंड डेवलपमेंट विंग्स के अंदर वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ से आपकी क्लासेस है. चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. So second part of electrostatics, इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक छोटी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो, देन उस पूरे अरेंजमेंट को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं. ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों चार्ज इक्वल होने चाहिए. ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. और इस स्मॉल डिस्टेंस को हम 2L लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2L लेंथ. दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. ना इलेक्ट्रिक डाइपोल में अगर मैं बोलूँ कि चार्ज कितना होगा तो नेट चार्ज तो प्लस क्यू माइनस क्यू ज़ीरो होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कम अक्रॉस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. नाउ डाइपोल मोमेंट क्या है? डाइपोल मोमेंट इस डाइपोल की क्या स्ट्रेंथ है? व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल? दैट इज मेजर्ड बाय डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p एंड ये वेक्टर साइन देख रहे हो, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी होने का रीज़न है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है. नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज. लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इस वेक्टर क्वांटिटी में डाइपोल मोमेंट हमेशा कहाँ एक्ट करता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. एंड इट्स वैल्यू इज p इज इक्वल्स टू q इंटू 2L. देखो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है. हमें सिर्फ क्या लेना है? उनका मैग्नीट्यूड. दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q. पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लेना. सो q इंटू 2L. तो डाइपोल मोमेंट को मैं क्या लिख रही हूँ? p इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू 2L and this length is what? Length is vector quantity. It is the line joining negative charge to positive charge. So what will be its SI unit? इसकी SI unit क्या होगी? चार्ज की SI unit कूलम होती है and length की unit क्या होती है? मीटर. So its SI unit is कूलम मीटर. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है डाइपोल का? हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं और दो टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं. एक सब्सटेंस को मैं बोलूँगी पोलर सब्सटेंस एंड द सेकेंड सब्सटेंस इज कॉल्ड नॉन पोलर सब्सटेंस. पोलर सब्सटेंस में क्या होता है? केमिस्ट्री में हमने पढ़ा ऑलरेडी. चार्जेस कंबाइन कर रहे हैं दोनों, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है. अब अगर ये पॉजिटिव है, ऑक्सीजन कार्बन क्या है? पॉजिटिव है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है. सेंटर ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, इफ दीज टू आर इन अ लाइन, अगर ये लाइन में होंगे तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इसका जीरो. अगर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो रहा है तो मतलब ये क्या है? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं. लेकिन अगर इन पोलर मॉलिक्यूल्स को मैं कहाँ रख दूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद इनमें एक डाइपोल मोमेंट जनरेट हो जाएगा. सो दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? पोलर मॉलिक्यूल्स में जैसे इनमें तो एक स्टेट में लाइन में आ गया, मतलब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर. बट पोलर्स के केस में क्या होगा? सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव आर नॉट कोइंसाइडिंग विथ ईच अदर. ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करेंगे. तो क्या होगा? कुछ पॉजिटिव चार्ज और कुछ नेगेटिव चार्ज सर्टेन डिस्टेंस पे रह जाएंगे. इस वजह से
इनमें एक डाइपोल मूवमेंट जनरेट होगा, डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाएगा, मतलब इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की दरकार ही नहीं है. विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अ डाइपोल मूवमेंट इज जनरेटेड इन दिस. एज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन के पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के पास एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, एंड देयर सेंटर्स आर नॉट कोइंसाइडिंग. सो एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, एक स्मॉल नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, सो दे आर फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ डाइपोल. ये क्या बना रहे हैं? एक डाइपोल का ग्रुप बना रहे हैं. सो डाइपोल बन गया. अब डाइपोल है तो डाइपोल मूवमेंट भी होगा. सो ऑन दिस बेसिस टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर. वन इज non-polar molecules and the second one is polar molecules. डाइपोल नेट चार्ज तो जीरो है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. तो डाइपोल के आसपास जो फील्ड जनरेट होगा वो क्या होगा? डाइपोल फील्ड होगा. दैट इज डाइपोल फील्ड. अब डाइपोल फील्ड में हमारे एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइंस ऑफ डाइपोल. मीन्स अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि डाइपोल को के अरेंजमेंट पे अगर किसी एक्सियल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो वो क्या होगी. सो ये डाइपोल का अरेंजमेंट है. दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज. And the distance between these two is what? 2L. अब हमें एक्सियल पॉइंट पे और इनकी पोजीशन लेंगे. दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट पी. मैंने इस पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे एक पॉइंट पी लिया है. इस पॉइंट पी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं सेंटर से इस डिस्टेंस को कंसिडर करूंगी, दैट इज फ्रॉम सेंटर टू दिस डिस्टेंस, इट इज आर. सो बी के लिए डिस्टेंस कितनी हो गई? फॉर बी दिस डिस्टेंस इज आर माइनस एल. और ए के लिए डिस्टेंस कितनी हो गई पॉइंट पी तक की? आर प्लस एल. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए इज नेगेटिव चार्ज, सो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इसी की तरफ जाएगा. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए क्या होगा? ई ए का डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन, एंड ई बी पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, सो इट विल गो आउटवर्ड ई बी. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इज इक्वल्स टू के क्यू बाई distance for this A is r plus L, so it will be r plus L whole square. And electric field due to charge at point B, point B पे जो चार्ज है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? KQ by r minus L whole square. अब मुझे बताओ मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, A का ज्यादा है कि B का ज्यादा है? अब जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही ज्यादा होगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से ज्यादा जनरेट हुआ. तो ई नेट क्या होगा? नेट मैग्नेटिक फील्ड ई नेट इज इक्वल्स टू ई बी माइनस ई ए. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट ए. सो इट विल बी के क्यू बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस एल होल स्क्वायर. अब एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करेंगे इसे. सो ऑन टेकिंग एलसीएम वी हैव गॉट आर माइनस एल होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस आर प्लस एल होल स्क्वायर बाई आर माइनस एल होल स्क्वायर ब्रैकेट आर प्लस एल होल स्क्वायर. सो अब इतना यहाँ डायरेक्ट अलजेब्रा का फॉर्मूला पुट करेंगे. ऑन ओपनिंग दिस टू what we will get KQ into 4RL by this will become R square minus L square
होल स्क्वायर। अब देखो E net is equals to K 2K into Q into 2L into R by R square minus L square whole square. So हमें पता क्या है? We know Q into 2L is equals to इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो अब इसकी जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? E net is equals to 2K P R by R square minus L square whole square। बट रुको, अभी तो अगर ये लेंथ बड़ा होगा मतलब इस सेंटर से, दैट इज फ्रॉम दिस सेंटर O से लेके ये पॉइंट P जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ी हुई कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन दिस डाइपोल, देन यू कैन राइट इफ R is many times greater than L, अगर R बहुत बड़ा हुआ L से तो ये L स्क्वायर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। तो अगर ये नेग्लिजिबल हो गया, ये पार्ट हट गया, क्या मिला हमें? E net is equals to 2K P R by R to the power 4. So 1 to 1 cancel and we have got E net is equals to 2KP by R cube. हमने चार्ज पार्टिकल्स के लिए देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, whereas in case of dipole it is inversely proportional to r cube. ये inversely proportional to r cube है। तो एक ऑप्शन रहा फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड is directly inversely proportional to r square, inversely proportional to r, inversely proportional to r cube. So your answer will be inversely proportional to r cube. अब मुझे अगर इसे वेक्टर क्वांटिटी में लिखना हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? देखो EB बड़ा है मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, EB इन दिस डायरेक्शन, E net in this direction, and dipole movement का डायरेक्शन भी क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. So dipole is also moving in negative to positive. So both are in same direction. So if both are in same direction, if I write this in vector form, then my answer will be E vector is equals to 2kp vector by r cube. This is representation of electric dipole in vector form. इस पार्ट में कोई भी डाउट? Directly remember this formula. E net is equals to 2kp by r cube. On this formula, various sums can be done, and this is an important part of an electric dipole. अब ये तो कौन सी पोजीशन हुई? एक्सियल पोजीशन. अब एक्सियल पोजीशन के बाद हम इक्वेटोरियल पोजीशन का कैलकुलेट करेंगे. So for equatorial position, अब इक्वेटोरियल पोजीशन कैसा होगा? ये डाइपोल है, this is negative charge, this is positive charge, this is point A, this is point B. अब ठीक इसके सेंटर से एक पॉइंट P लिया, this point is called equatorial point. अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के अक्रॉस निकालनी है. ये डिस्टेंस है 2L और यहां से यहां का डिस्टेंस है L, यहां से यहां का डिस्टेंस है L, and this point is O. From this O point P, this distance is R. ये डिस्टेंस क्या है? R है. तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे.
अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए देखो, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज है तो आउटवर्ड तो होगा नहीं, इनवर्ड ही होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एस ई ए इन दिस डायरेक्शन। नाउ बी के लिए क्या होगा, आउटवर्ड, तो बी का लाइन ज्वाइन किया विथ पॉइंट पी, सो दिस इज ई बी। So it is making angle theta. This is also making angle theta. Resultant will go in this direction. That is, this is theta. This is theta. This will be E A cos theta. And in the same direction, E B cos theta. Cos theta के component है, अब किसके, sin theta के component होंगे. That is, sin theta component will go in this direction, E B sin theta, and this is E A sin theta. इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, दैट इज पॉइंट ए और पॉइंट बी की डिस्टेंस कितनी है, दिस डिस्टेंस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. Similarly, from point B to point P, the distance is under root r square plus l square. Distance सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से और B की वजह से सेम होगा, तो ये वाला पार्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर देगा. These two will neutralize each other. These two are neutralizing each other. So what is left? Net electric field is this, EA cos theta plus EB cos theta. So E net is equals to EA cos theta plus EB cos theta. Now, magnitude of EA and EB is equals to what? KQ by, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. तो डिस्टेंस हम लिखेंगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो हमें क्या मिला, हमें मिला KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ने अंडर रूट को हटा दिया. अब cos थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. सो cos थीटा इज इक्वल्स टू, ये एंगल थीटा है, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस. दिस इज 90 डिग्री. सो बेस मीन्स लेंथ बाय दिस हाइपोटेनस. सो cos थीटा इज इक्वल्स टू L बाय अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. सो माय E net is equals to 2EA cos theta, that is equals to 2 into KQ by R square plus L square into L by under root R square plus L square. अब हम इसे अरेंज करेंगे. अरेंज कैसे किया, K को लिखा, Q into 2L को साथ में लिखा, ये डाइपोल होता है, एंड इन दोनों का कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2. सो मुझे क्या पता है, मुझे पता है सिंस P is equals to Q into 2L, तो my E net will be, E net is equals to K P by R square plus L square whole to the power 3/2. अब देखो यहाँ पे भी अगर R बहुत बड़ा हुआ कंपेयर टू L, इफ R is many टाइम्स ग्रेटर देन L, तो L स्क्वायर तो नेग्लिजिबल हो जाएगा. तो E नेट कितना आया, E net is equals to KP by R क्यूब. अच्छा, अभी मैंने पीछे पढ़ाया था तुम लोगों को, फॉर एक्सियल पोजिशन
ई नेट क्या था एक्सियल पोजीशन के लिए? ई नेट फॉर एक्सियल पोजीशन। सो ई नेट फॉर एक्सियल पोजीशन को ई ए से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ई ए से रिप्रेजेंट किया मैंने। ई ए कितना मिला था मुझे? 2kp/r³। और ये इक्विटोरियल पॉइंट है, तो इसे ई से रिप्रेजेंट करूँ तो ये क्या आएगा? kp/r³। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सियल पोजीशन एंड इक्विटोरियल पोजीशन? सो एक्सियल पोजीशन इज इक्वल्स टू 2 times of इक्विटोरियल पोजीशन। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात हुआ, अभी हमारा डायरेक्शन बाकी है। अब डायरेक्शन पे आएंगे, तो डायरेक्शन देखो, अभी तो मैंने इसका डायरेक्शन बताया नहीं। देखो डायपोल का डायरेक्शन कहाँ पे है? इसका डायपोल का डायरेक्शन है यहाँ पे, दैट इज इन दिस डायरेक्शन P। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे? अपोजिट, इस तरफ है देखो। तो अब ये कहाँ होगा? इस तरफ। ई नेट का डायरेक्शन यहाँ एंड डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी तो वेक्टर फॉर्म में मुझे क्या मिलेगा? ई नेट इज इक्वल्स टू -kp/r³। And what does this minus sign represents? Minus sign represents कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। बोथ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर। तो अगर मुझे सेम चीज किस में लिखनी हो? वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगी? ई ए vector is equals to -2e, that is equatorial point vector. Okay, understood? चलो, तो let's proceed with the next part of it, electric dipole. अब आते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल कैसे बिहेव करता है, मीन्स व्हाट फोर्स इज एक्टिंग ऑन डायपोल, क्या बिहेवियर है डायपोल का, ये हम देखेंगे। सो ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल लाइंस आर देयर, these are uniform electric field. In this uniform electric field I have placed a dipole, एक डायपोल को प्लेस किया। ये डायपोल है, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ ये पॉइंट जो रहा ये भी कितना बनाएगा? एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ चार्जेस ने, डायपोल ने कैसा एंगल बनाया? थीटा एंगल बनाया। अब देखो इस पे फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, दैट इज फोर्स F इज इक्वल्स टू QE। और पॉजिटिव चार्ज के लिए ये क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे फोर्स एक्ट किया इस तरफ। तो देखो इक्वल फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो मैं अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करूं तो सेम फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है, ऐड करूंगी मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स क्या मिलेगा? 0। सो नेट फोर्स क्या हो गया? डायपोल की वजह से 0 हो गया। सो नेट फोर्स ड्यू टू डायपोल इज 0। अब डायपोल क्या करने लगेगा? अब डायपोल पे टॉर्क एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा? टॉर्क। नाउ डायपोल में टॉर्क एक्ट करने की वजह से ये रोटेट करने लगेगा। तो अब हमें निकालना है कि टॉर्क का क्या मैग्नीट्यूड है। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वेक्टर फॉर्म है। वापस स्केलर फॉर्म पे आते हैं, मींस मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो फोर्स का क्या है, दोनों में से किसी एक चार्ज को ले लो, पॉजिटिव या नेगेटिव किसी एक का, QE, दोनों का QE आएगा, ओनली डायरेक्शन इज अपोजिट। अब मुझे दोनों चार्ज के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। सो अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D कैसे निकलेगा, देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो D बाई 2L, दिस इज टॉर्क। सो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू टॉर्क इज दिस इज डाइपोल, तो डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल इज 2L। तो D कितना आया, 2L इंटू साइन थीटा, तो QE इंटू 2L साइन थीटा। अब देखो Q इंटू 2L दोनों मिला के क्या बन जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या हो गया, P इंटू E साइन थीटा, P इंटू E साइन थीटा। अब वेक्टर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, टॉर्क इज इक्वल्स टू P क्रॉस E, means torque is equals to what we are getting, torque is equals to dipole moment cross electric field. Two special cases are there in this. The case one is case 1. In uniform electric field, if dipole is placed along the direction, means dipole moment and this two both are in same direction, that is this is minus Q, this is plus Q, this is the direction of electric field, then angle between P and E is 0, angle between P and E is 0, so torque is equals to PE sin 0, so we are getting 0, so torque is not acting, and this condition is stable equilibrium. The dipole is in stable equilibrium. Now case 2. Case 2 में क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को डाइपोल को प्लेस किया, बट नाउ द डाइपोल मूवमेंट इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू दिस, मतलब डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे है, तो एंगल कितना हुआ E और P के बीच में, एंगल between P and E is 180 डिग्री। तो देखो टॉर्क इस केस में भी 0 ही आएगा, टॉर्क इन दिस केस इज ऑल्सो 0, क्योंकि साइन 180 डिग्री 0 होता है, लेकिन ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था और ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अब ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए, इसे हम बेसिकली पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी में, कि इस पार्ट में पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम। और हमें ये पता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है मतलब वो बॉडी सबसे ज़्यादा अनस्टेबल स्टेट में है, और जिसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है वो स्टेबल स्टेट में। तो दोनों केसेस में टॉर्क 0 है, बट दिस इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यहाँ तक सबको क्लियर, टॉर्क का कंसेप्ट समझ में आया? चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, देखिए क्या है नेक्स्ट। अब एक सम्स करते हैं डाइपोल से रिलेटेड।
तो देखो क्या दिया, टू स्मॉल identical electric dipole AB and CD, each of dipole moment P are kept at an angle 120 degree as shown in the figure. So फिगर में ये एक डायपोल का सेट है और ये एक दूसरे डायपोल का सेट है. This is dipole AB and this is dipole CD. दोनों का डायपोल मूवमेंट क्या है, इसका डायपोल मूवमेंट भी P है, इसका डायपोल मूवमेंट भी क्या है, P है. और दोनों डायपोल्स के बीच में एंगल कितना है, 120. तो मुझे रिजल्ट, दोनों वेक्टर्स हैं तो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना होगा. तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितना होगा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट P is equals to under root B square plus P CD square plus 2 PAB PCD cos 120 डिग्री. ये डायपोल मोमेंट हुआ AB की वजह से, ये डायपोल मोमेंट हुआ CD की वजह से, ये AB की वजह से, ये CD की वजह से. तो हमने ये निकाला, ये नेट है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट. सो P नेट इज इक्वल्स टू, दिस इज P स्क्वायर, क्योंकि बोला है कि दोनों का डायपोल मोमेंट सेम है, आइडेंटिकल है. सो दिस इज P स्क्वायर, दिस इज P स्क्वायर, दिस इज 2P इंटू P और cos 120 कितना होगा, माइनस हाफ. सो दिस कैंसल. व्हाट वी हैव गॉट, वी हैव गॉट P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर. सो P नेट कितना आया, P नेट आया P, मीन्स माई नेट डायपोल मोमेंट इज P. So net dipole moment of the system is P. Done. अब क्या पूछा क्वेश्चन में, अब पूछा if the system is subjected to electric field directed along positive x direction. मतलब अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट कर रहा है. ओके, सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट. टॉर्क का वैल्यू निकालना होगा. तो देखो इन दोनों डायपोल की वजह से नेट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है. तो नेट डायपोल मोमेंट वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, विथ वाई एक्सिस इट इज मेकिंग 60 डिग्री एंड विथ एक्स एक्सिस इट इज मेकिंग 30 डिग्री. ये नेट डायपोल मोमेंट है. तो एंगल बिटवीन E एंड P, एंगल बिटवीन E एंड P इज व्हाट, 30 डिग्री. So torque acting is equals to, magnitude of torque acting is equals to PE sin 30 डिग्री. क्योंकि ये डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये 30 डिग्री वाला एंगल है, 60 डिग्री नहीं है. तो y एक्सिस के साथ 60 बनाएगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30, द वैल्यू ऑफ sin 30 इज half. So torque is equals to what, PE by 2, PE by 2. अब डायरेक्शन पूछा तो डायरेक्शन क्या लिखोगे, डायरेक्शन लिखोगे 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, 30 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस. तो इस सम्स में हमने क्या देखा, इस सम्स में हमने देखा दो डायपोल है एंड दो डायपोल के बीच में एक एंगल है. तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालना था. तो वेक्टर के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकाला. P नेट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर, मतलब पहले वाले के लिए, फिर दूसरे वाले के लिए, फिर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू इनटू एंगल बिटवीन देम cos 120 डिग्री. सो कैलकुलेट करने पे हमें क्या मिला, P नेट इज इक्वल्स टू P. नेक्स्ट पार्ट में बोला कि एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट करने लगेगा, तो टॉर्क निकालो. तो टॉर्क निकालना पड़ेगा. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, P sin थीटा, और sin थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डायपोल मूवमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 30 डिग्री.
तो इन दोनों को लिखा एंड वी हैव गॉट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एज PE by 2. I hope you have understood this. अब देखो एक और डाइपोल का क्वेश्चन है। यहाँ क्या बोला है कि सिस्टम के पास दो चार्ज हैं। अब मुझे डाइपोल कैसे पता चला कि ये डाइपोल सिस्टम है? देखो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है। क्वेश्चन को देखते ही मैंने क्या देखा कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब डाइपोल के लिए एक तो चीज होनी चाहिए मैग्नीट्यूड सेम, सेकेंड चीज क्या होनी चाहिए, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चलो ठीक है, डाइपोल सिस्टम है। पोजीशन बता दिया है। ओके देखो एक है z एक्सिस के नेगेटिव में 15 और एक है पॉजिटिव z एक्सिस पे 15। सो मतलब 2l डिस्टेंस जो है डाइपोल के बीच का वो निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ 2l। सो 2l इज इक्वल्स टू क्या आया, 15 प्लस 15 दैट इज 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। ऐसा यूनिट में रखेंगे, सॉल्यूशन इजी होगा। व्हाट आर द टोटल चार्जेस? ओ पहले निकालना होगा हमें टोटल चार्जेस। सो टोटल चार्जेस इज व्हाट, टोटल चार्जेस दैट इज QA प्लस QB। तो QA और QB को जब ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0, 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू minus 2.5 into 10 to the power minus 7 means net charge is 0. Now electric dipole moment of the system, मुझे dipole moment निकालना है। So dipole moment that is P is equals to Q any of the charge into 2L। तो any of the charge में 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 12 का वैल्यू अभी निकाला 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सो कितना आया, 75 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 एंड यूनिट विल बी व्हाट, कूलम्ब मीटर। सो इट्स यूनिट इज कूलम्ब मीटर। तो P का वैल्यू निकल गया और क्या निकल गया, टोटल चार्ज निकल गया एंड द टोटल चार्ज इज 0। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। यहां देखो क्या दिया है, 2 चार्जेस प्लस माइनस मीन्स 1 चार्ज इज पॉजिटिव एंड 1 चार्ज इज नेगेटिव। सो 2 charges plus minus are placed. So these are the 2 charges. They are placed at 5 millimeter distance, 10 microcoulomb and 10 microcoulomb. Okay. Then determine the electric field at a point P on the axis of dipole. So this is axis of dipole. This is point P. Away from its center means distance here. From here the distance is given to you. It is 15 centimeter. Center from the positive charge. So this is positive charge. This is negative charge. ये एक्सेल पोजीशन वाला पूरा सेटअप नहीं हो गया, ये तो एक्सेल पोजीशन का सेटअप हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दूं। और एक और चीज नोटिस करोगे तो ये R बहुत बड़ा है कंपेयर टू L। ये देखो मिलीमीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो दोनों का डिफरेंस ज्यादा हो गया। तो मैं डायरेक्ट E इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कैलकुलेट करूंगी तो कितना आएगा, 2kP बाई R क्यूब। तो 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, अब डाइपोल मूवमेंट निकालना होगा तो P इज इक्वल्स टू व्हाट, Q चार्ज मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6
P is equals to Q into 2L, that is 10 into 10 to the power minus 6 into 2L. Length is 5 millimeter, that is 5 into 10 to the power minus 3. So into 5 into 10 to the power minus 3. So 2 का वैल्यू पुट किया, K का वैल्यू पुट किया, P का वैल्यू पुट किया, अब R का वैल्यू पुट करेंगे. So value of R is what? 15 centimeter. So 15 into 10 to the power minus 2, and it is whole cube. So now we have to calculate it. तो calculate करेंगे. 2 into 9 into, ये देखो माइनस, ये पूरा पूरा कट गया, यहाँ क्या बचा 10 into 5 बाई 15 into 15 into 15 into 10 to the power minus 6. 5 3s are 3 3s are 3 5s are 5 2s are. Now we are getting 4 by 15 into 10 to the power 6. So 4 by 10 to the power 5 by 3 into 5. तो 5 2s are 8 by 3. 8 by 3 कितना होगा? 3 2s are 6.67. कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, सारे कैलकुलेशन सही है क्या? 2 into 9 into 10. So the value is coming 2.67 into 10 to the power 5. Unit is Newton per Coulomb. So first part is done. Now students just go for this calculation. Just check your calculation whether the calculation is correct or not. Okay. तो Kp by R cube, K का वैल्यू पुट किया, 2 का वैल्यू पुट किया, and P is charge into the distance. Charge is 10 into 10 to the power minus 6 माइक्रोकूलम है, और डिस्टेंस है 5 मिलीमीटर. 5 into 10 to the power minus 3. 1 3 is left. Rest done. Okay. आप देखो सेकेंड वाले पार्ट को, क्या है? अ पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द डाइपोल. मतलब ये जो पार्ट 2 है, ये पार्ट 2 अब क्या बता रहा है? इक्वेटोरियल कंडीशन. दैट इज दिस इज डाइपोल, द पॉइंट इज प्रेजेंट हियर. यहाँ निकालना है हमें. तो अब इतना कैलकुलेशन क्यों करेंगे? मुझे पता है सेकेंड वाले के लिए, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q. ये पॉइंट को Q रिप्रेजेंट किया ना, एट Q इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P. इसका हाफ होगा, तो इसकी कितना होगा? 2.67 into 10 to the power 5 by 2. So it is 1.33 into 10 to the power 5 approximately Newton per Coulomb. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था. हाउ द इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सियल पोजिशन और ब्रॉड ऑन पोजिशन को हम अप्लाई कर सकते हैं सम्स में. तो सम्स में तुम्हें सब पूरी कंडीशन दे दी, इस अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया. अब चलते हैं नेक्स्ट सम्स पे. इन अ सर्टेन रीजन और स्पेस, electric field is along z axis, z direction. The magnitude of electric field is not constant. Okay, the magnitude of electric field is not constant, increases uniformly along positive z axis. चलो ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? DE by DL इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम पर मीटर. और ये कौन से डायरेक्शन में है? के डायरेक्शन में है,
पॉजिटिव। मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिख रही तो इस के को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ खाली लिखते हैं क्या 10⁵ न्यूटन। अच्छा ये के कैप है, ये वाला के कैप है। Find the force and torque experienced by the system having a total dipole moment, or dipole moment is also given to you. So dipole moment कितना है 10⁻⁻⁷ in negative z direction। अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड लो तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा और ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड लिया ना, तो ये पॉजिटिव z में है और ये नेगेटिव z में, तो इसको रिप्रेजेंट ही नहीं करेंगे हम, खाली साइन के साथ जाएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन के साथ। सो वी हैव गॉट P इज इक्वल्स टू कूलम मीटर। अब हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है Q इंटू ई, Q इंटू ई, ओके Q इंटू, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट नहीं, ये चेंज हो रही है लेंथ के साथ, तो इसे मैं ऐसे लिखूंगी dl इंटू de बाई dl, कैन आई राइट लाइक दिस। और ये डिस्टेंस है डाइपोल मोमेंट का, तो ये Q इंटू dl विल बिकम व्हाट, मीन्स दिस इज P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2l is equals to Q into dl in this case। तो ये तो P हो गया, P का वैल्यू दिया हुआ है कितना -10⁻⁻⁷। अच्छा ये कितना दिया हुआ dl बाई de बाई dl 10⁵, दिस इज 10⁵, तो -10⁻⁻2 न्यूटन। तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा, नेगेटिव साइन है तो अलोंग नेगेटिव z एक्सिस, अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। तो फोर्स तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना, टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट, टॉर्क इज इक्वल्स टू PE साइन थीटा। अब देखो P और E के बीच में एंगल कितना है, P का डायरेक्शन है नेगेटिव z एक्सिस में और E का डायरेक्शन है पॉजिटिव z एक्सिस, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। सो इट विल बी PE साइन 180 डिग्री, तो मतलब टॉर्क कितना हो गया 0, मतलब इस पे फोर्स एक्ट करेगा कितना 10⁻⁻2 अलोंग नेगेटिव z डायरेक्शन, और टॉर्क क्या होगा 0। तो ये समझ में आया, गुड। अब आते हैं एरिया वेक्टर पे। ये देखो ये सरफेस है, अब हर एक सरफेस पे जो सरफेस एरिया है दैट इज दिस पार्ट, ये पार्ट क्या होगा हमारा बाहर की तरफ आएगा, कहाँ आएगा नॉर्मली आउटवर्ड। ये नॉर्मली आउटवर्ड जो एरिया आ रहा है दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। हर एक एरिया एलिमेंट में, इन एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ अ क्लोज सरफेस, जो एरिया वेक्टर है इट इज ऑलवेज कमिंग आउट ऑफ द सरफेस नॉर्मली। सो देखो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये इसका एक पार्ट लिया, इससे ये कैसे आ रहा है नॉर्मली बाहर आ रहा है। ये स्मॉल एरिया है, इस स्मॉल एरिया से एरिया वेक्टर क्या आ रहा है आउटवर्ड, मीन्स एरिया वेक्टर क्या होगा तुम्हारा, द एरिया मीन्स एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है आउटवर्ड होता है। जो भी तुम्हारा प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस से कहाँ आता है बाहर की तरफ आता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास कर सकती है। सपोज ये पूरा सरफेस है, यहाँ से ये देखो ये सरफेस है, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस सरफेस, ओके।
अब मैं अगर स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं, तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा पास होने लगेंगी, ज़्यादा पास होने लगेंगी। तो अगर एरिया बढ़ा दूं, एरिया बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा हो गई, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक एरिया और ज़्यादा कवर कर लिया, तो अब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से पास करेगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस। अब सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो ये क्लोज सरफेस है, इससे जितनी फील्ड लाइंस पास करेंगी उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। अब फाई डिपेंड किस पे करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा पास करने लगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा कब आएगी? जब मैं स्ट्रेंथ बढ़ाऊंगी तभी होगा। तो स्ट्रेंथ हुआ ज़्यादा, तो इट डिपेंड्स ऑन ई, ए, और ये स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो व्हाट वी आर गेटिंग? ई डेल ए कॉस थीटा। अब देखो एरिया वेक्टर कैसे जाता है? एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मली बाहर की तरफ जाता है, तो ये नॉर्मली बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन मुझे इसका कौन सा एंगल लेना है? मुझे इसका वो पार्ट लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कौन सा होगा? ये कॉस थीटा, और ये वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये तो सरफेस से पास ही नहीं कर रहा। इसी वजह से फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हुआ? ई डेल ए कॉस थीटा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन किसी क्लोज सरफेस से अगर बाहर की तरफ आए तब उसे पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है, और अगर किसी क्लोज सरफेस में एंटर करे तो उसे क्या कंसिडर किया जाता है? नेगेटिव। तो क्या हुआ? अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन कर रहा है किसी सरफेस पे, then it is considered as positive. Flux is positive. लेकिन अगर वही यहाँ से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जा रही है तो फ्लक्स क्या होगा? नेगेटिव। फ्लक्स नेगेटिव होगा। गॉस थ्योरम पे आते हैं। फ्लक्स के बाद गॉस थ्योरम, अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। गॉस थ्योरम क्या बोलता है? किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन पास करेगी तो वो किसके इक्वल होगा? दैट इज योर फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू Q by epsilon naught. Q by epsilon naught. And what is this Q? Q is total charge enclosed in a surface. ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। इस सरफेस में बहुत सारे चार्ज है, Q1, Q2 माइनस Q3 प्लस Q5 माइनस Q4 प्लस Q7, और इस सरफेस को क्या बोलूंगी? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ क्या बोलता है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन अ गॉसियन सरफेस is equals to 1 by epsilon naught times, that is total electric flux is equals to 1 by epsilon naught times of charge enclosed in the surface. तो भी Q enclosed इसमें क्या होगा? 1 by epsilon naught Q1 plus Q2 minus Q3 स्केलर क्वांटिटी है प्लस Q5। अब देखो Q4 और Q6 का यहाँ कोई भी काम नहीं है, ये गॉसियन सरफेस से बाहर है, तो दे आर ऑफ नो यूज। ओनली जितने चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है ये सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा। अब गॉसियन सरफेस की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दैट इज
गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी शेप एंड साइज मैटर नहीं करता। Q मतलब यहाँ पे जो Q लिखा गया है कि कितना चार्ज एनक्लोज सरफेस के अंदर है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन दैट। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, कितने चार्ज है इस क्लोज सरफेस में। सरफेस से बाहर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है। अब गॉसियन सरफेस किसी एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट चार्ज को नहीं लेगा, मतलब मैं बोलूंगी कि गॉसियन सरफेस सिर्फ इससे रिलेटेड ना। इस क्लोज सरफेस के अंदर जितने चार्ज है उसके वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा और जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो क्या लिखा हुआ है, गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर वेल डिफाइंड नहीं रहेगा किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए। गॉसियन सरफेस ये पूरा का पूरा सरफेस है, चार्ज जहां पे भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहे, हमें खाली टोटल नंबर ऑफ चार्ज से मतलब है। अब आते हैं इस लास्ट पॉइंट पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से हमारे सम्स आते हैं। इफ द क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हैव एनसिमेट्रिकल फेसेस, देन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो उससे पास करेगा दैट विल बी 1/n टाइम्स द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। टोटल सरफेस से जितना पास करेगा उतना क्या होगा, 1/n टाइम्स। अब इससे रिलेटेड एक सम करेंगे तो हमें बेटर समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज। सो फ्लक्स क्या होता है, ये सिंपल सम्स है तो इसे जल्दी से कर लेते हैं। फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज कितना किया है, 2q प्लस 9q माइनस q। ये जो क्लाउड है दिस इज योर गॉसियन सरफेस, ये क्या है, गॉसियन सरफेस। सो टोटल चार्ज गॉसियन सरफेस में इतने, बाहर से हमें कोई मतलब नहीं है। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू 9 में से गया 8 प्लस 2 10 q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज योर आंसर। नाउ इसे मैं हटाती हूँ, नेक्स्ट सम्स में जाएंगे। क्या दिया हुआ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग अ क्लोज सरफेस इज phi1 एंड phi2। तो अभी मैंने बताया कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा वो जो लीव कर रहा है, द वन विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस इज पॉजिटिव, मतलब phi2 क्या है, पॉजिटिव है, और जो एंटर कर रहा है वो क्या है, नेगेटिव है, phi1 नेगेटिव है। तो हमें क्या निकालना है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। सो टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा, phi1 प्लस phi2। लेकिन देखो phi2 पॉजिटिव है और phi1 नेगेटिव है, तो इसे उस अकॉर्डिंग ही लिखेंगे विथ दिस वन नोटेशन, पॉजिटिव नेगेटिव। सो q फाई नेट कितना हो गया मेरा, phi2 माइनस phi1। फाई क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड by epsilon naught is equals to phi2 minus phi1. So charge enclosed, q enclosed is equals to epsilon naught phi2 minus phi1. ये टोटल चार्ज एनक्लोज है। तो q नेट इज इक्वल्स टू, देखो साइन कन्वेंशन का यूज किया हमने यहाँ पे, क्या साइन कन्वेंशन का यूज किया, जो फ्लक्स एंटर करेंगी वो नेगेटिव, जो फ्लक्स निकल रही है बाहर आ रही है वो क्या है, पॉजिटिव। चलते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। टू चार्जेस दिस एंड दिस आर सिचुएटेड एट पॉइंट दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। सो एक्सिस है, यहाँ पे ये है 3a पे, और दूसरा वाला कहाँ पे है
-5 पे, चलो ठीक है, -5 A,0। अब क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है एक स्फेयर पे, और स्फेयर का रेडियस क्या है 4a। तो अगर स्फेयर का रेडियस 4a है तो 4a कहीं पे यहाँ पे आएगा, और अगर ये 4a है तो यहाँ से ये भी 4a होगा, मतलब ये पॉइंट अगर 4a है तो ये क्या होगा -4a, तो ये स्फेयर फॉर्मेशन होगा। अब परफेक्ट फिगर पे मत जाना, ये फिगर परफेक्ट नहीं हो रहा है, बट ये डिस्टेंस कितना है हमने कंसिडर किया, दिस इज 4a एंड दिस इज -4a। तो देखो इस गॉसियन सरफेस में कौन सा चार्ज आया, खाली ये चार्ज आया। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है 5q, और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है -2q। तो गॉसियन सरफेस के अंदर तो सिर्फ यही चार्ज है, मतलब मुझे सिर्फ इस चार्ज से मतलब है, इस चार्ज से कोई भी मतलब नहीं है। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, phi इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज 5q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो माय आंसर विल बी क्वेश्चन इजी है ना, ये जेई मेंस का क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन आता है। ये एक क्वेश्चन था वहां से, और देखते हैं, चलो। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन 2i कैप माइनस k कैप, ये 2i कैप k कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 26i कैप माइनस k कैप। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ ये देखो एरिया वेक्टर, सो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 20 xy प्लेन में है, तो xy प्लेन का परपेंडिकुलरली नॉर्मली आउटवर्ड कौन सा होगा, z एक्सिस, मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा k कैप। अगर xy की जगह yz दिया होता तो yz का नॉर्मल होता है x, तो यहाँ पे x होता, ओके। सो मुझे फ्लक्स कैलकुलेट करना, तो फ्लक्स phi इज इक्वल्स टू E डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो 26i कैप माइनस k कैप डॉट 20k कैप। तो k कैप का तो i के साथ कोई रिलेशन नहीं है, जीरो फॉर्म करेगा, सिर्फ इसी के साथ होगा। सो माई आंसर विल बी -20 यूनिट्स, बिकॉज एरिया का यूनिट मुझे नहीं पता, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। यहाँ फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट ए। क्लियर, चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्या दिया, फॉर अ गॉसियन सरफेस थ्रू विच द नेट फ्लक्स इज 0, ओके, नेट फ्लक्स इज 0, नेट फ्लक्स 0 है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज और आर डेफिनेटली ट्रू। कुछ ट्रू हो सकता है, कौन से डेफिनेटली ट्रू बोले, तो पहले पॉइंट को पढ़ते, क्या दिया हुआ, नो चार्जेस आर इनसाइड द गॉसियन सरफेस, जरूरी नहीं है, नेट फ्लक्स तो 0 तब भी होगा अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड, डाइपोल के लिए भी है, तो मतलब ये डेफिनेटली ट्रू वाला केस नहीं है, तो पी वाला ऑप्शन ये हट गया हमारा। अब क्या दिया, द नेट चार्ज इनसाइड द सरफेस इज 0, ये करेक्ट है, ये डेफिनेटली ट्रू है, डाइपोल वाला केस हो गया। तो मतलब अगर टोटल चार्ज किसी सरफेस के अंदर नेट चार्ज अगर 0 है तो तुम्हारा क्या होगा, फ्लक्स 0 होगा, सो दिस इज ट्रू। सो ए सी डी सभी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, अगर कोई डाइपोल भी है तो हमने देखा डाइपोल के केस में एक्सियल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सर्टेन एंगल पे लोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। तो फ्लक्स वाला ये वाला डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकते हम। फिर क्या बोले, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइन एक्स, ऑब्वियसली
जितने फ्लक्स आ रहे उतने ही फ्लक्स अगर निकल जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, 0। फील्ड लाइंस जितनी एंटर की उतनी ही छोड़ दी। तो आवर ऑप्शन इज Q and S. So your correct option is option number D. एक्सप्लेनेशन समझ में आया? चलो अच्छा। A charge Q is placed at the center of cube. मैं इसी का बात करी थी, गॉसियन सरफेस का जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था वहां पे। देखो ये क्यूब है, ओके। चार्ज क्यू को कहां प्लेस किया गया? सेंटर ऑफ द क्यूब, ये सेंटर है। अब बताओ इसमें कितने फेस है इस क्यूब में? एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, 2 हो गए, 2 इस तरफ हो गए, 2 ऊपर नीचे हो गए, तो टोटल फेस कितने हो गए? 6 हो गए। सिमेट्रिक सरफेस है तो इससे टोटल फ्लक्स कितना पास करेगा? तो नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं इसके? नंबर ऑफ फेसेस, सिमेट्रिक फेसेस है 6। तो यहां से फ्लक्स इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा? 1/6 Q टोटल चार्जेस कैपिटल Q, सो कैपिटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लास्ट केस जो हमने पढ़ा था गॉसियन सरफेस का, ये वैसे ही सम्स है। कितने सिमेट्रिक फॉर्म हो सकते हैं? तो यहाँ देखो बीच में रखा है, तो आगे पीछे, एक आगे सरफेस, पीछे सरफेस, ऊपर सरफेस, नीचे सरफेस, और फिर कहाँ हो गया? दोनों साइड पे सरफेस, 6 सरफेस है, ओके। Now field due to an infinite long straight uniformly charged wire, ये एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में इसे देखो, ये चार्ज वायर है, यहां पे इससे पहले एक छोटी सी चीज को देखो, हर बार चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं होते हैं, कभी कभी चार्ज कैसे होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में भी होते हैं, उन्हें कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। व्हाट इट इज कॉल्ड? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। जैसे ये वायर देखो, वायर पे चार्जेस क्या है? सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक जगह तो चार्ज नहीं है, यूनिफॉर्मली हर एक जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसे क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक टर्म आता है लैम्डा, इसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसे क्या बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब वहीं एक सिग्मा आता है, सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये प्लेन्स में होता है, 2D ऑब्जेक्ट के लिए होता है। इसे सिग्मा, सिग्मा को क्या लिखते हैं? चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। और एक लास्ट में रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका एग्जांपल है स्फेयर। एक कंडक्टिंग स्फेयर में चार्ज यूनिफॉर्मली क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, एंड दैट विल कम रो इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। आप देखो ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, वापस से आ जाते हैं इस डेरिवेशन पे। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है तो मुझे एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, तो इसका गॉसियन सरफेस क्या लूंगी? सिलेंडर लूंगी। क्या लूंगी? सिलेंडर। तो मैंने एक सिलेंडर कंसिडर किया, ये सिलेंडर है। ये सिलेंडर का रेडियस कितना है? सिलेंडर का रेडियस है r। इस तरफ नहीं लेंगे, यहाँ सिलेंडर का रेडियस कितना है? r। अब मैंने यहाँ पे 3 सरफेस लिए, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 3 है।
पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड। अब आते हैं एरिया वेक्टर पे, तो एरिया वेक्टर इसके लिए क्या होगा, आउटवर्ड। इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, अलोंग दिस डायरेक्शन, और इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड, दैट इज दिस dA। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम phi is equals to q enclosed by epsilon naught, और मुझे पता क्या है, d phi is equals to क्या होगा यहाँ पे, d phi 1 प्लस d phi 2 प्लस d phi 3। तो d phi 1 क्या है, e dA cos 90, ये क्या होगा, e dA cos 0, and this is e dA cos 90। cos 90 तो 0, तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, बचा क्या, d phi is equals to e dA। अब phi is equals to क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dA। अब कैसा सरफेस लिया है मैंने, सिलेंडर, तो कितना होगा इसका वैल्यू, 0 से 2 पाई RL। तो फ्लक्स phi इज इक्वल्स टू कितना आया, E इंटू 2 पाई RL। और इस फ्लक्स की जगह गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिखूंगी, Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज कितना है मेरा, कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई RL। तो क्या मिला, E इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे क्या लिखा, Q बाई L इंटू R। अब चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या था, लैम्डा, तो E इज इक्वल्स टू कितना आया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और आई कैन राइट इट E इज इक्वल्स टू 2K लैम्डा बाई R। कोई भी रिप्रेजेंटेशन फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे K क्या है, K इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज्ड वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल्स टू 2K लैम्डा बाई R। इससे अगर मैं नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग जाऊं तो देखूंगी ये डेरिवेशन बहुत बड़ा होता है, बट गॉसियन थ्योरम ने इस पूरे कंसेप्ट को इजी कर दिया। इजीली विथ इन 2 to 3 लाइन्स वी हैव गॉट दिस। ये सारा तो बहुत बड़े से लिखा है इस वजह से, अदरवाइज इट इज कंप्लीटेड इन 2 to 3 लाइन। ये समझ में आया, चलो नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। क्या दिया है, अ प्लास्टिक रॉड ऑफ लेंथ इतना एंड रेडियस इतना। ओके, प्लास्टिक रॉड ऑफ लेंथ, तो लेंथ इज 2.2 मीटर एंड रेडियस इज 3.6 millimeter। 3.6 millimeter means 3.6 into 10 to the power minus 3 मीटर। चार्ज कितना दिया हुआ है, Q is equals to 3.8 into 10 to the power minus 7 coulomb। Okay, तो which is spread uniformly over its surface, what is the electric field near the midpoint of the rod on its surface। तो मतलब लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाई L इज इक्वल्स टू, Q कितना है 3.8 इंटू 10 to the power minus 7 बाई 2.2। अभी देखा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू क्या था, 2K लैम्डा बाई R। तो 2 इंटू 10 9 इंटू 10 to the power 9 इंटू this lambda is 3.8
इंटू 10⁻⁻7 बाई 2.2 इंटू आर का वैल्यू कितना है 3.6 इंटू 10⁻3। तो 10⁻3, 10⁻7, 10⁻4, this decimal if I'll remove into 10, 9 4s are 2 2s are 2, 19s are decimal remove into 10, this 10 to this 10 gone, we are left with 190 by 22 into 10 to the power this 9 and this 5. So 22, it is coming approximately 22 into 9, 18, 198. So 8.9 something. Okay, not exactly, but it is coming like this only, 8.9 something. So electric field is what? Newton per coulomb. अब क्या देखेंगे? इनफाइनाइट प्लेन शीट, 2D ऑब्जेक्ट। तो देखो ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, वहां पे गॉसियन सरफेस मैंने क्या लिया? सिलेंडर लिया। ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, बहुत बड़ा सा शीट है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें चार्ज Q है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। यहाँ से एक सिलेंडर पास कर रहा है, ये पेपर से क्या हो रहा है? एक सिलेंड्रिकल सरफेस पास कर रहा है, ठीक है। ऐसे पेपर है, पेपर से क्या हो रहा है? ऐसे एक सरफेस पास किया, इसे गॉसियन सरफेस बोलेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिवली चार्ज है। दिस इज माय फर्स्ट सरफेस, दिस इज माय सेकंड सरफेस, फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर, एरिया वेक्टर भी बाहर, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और एरिया वेक्टर भी बाहर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई नेट इज इक्वल्स टू, ई नेट नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकालेंगे? तो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। सो फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? फ्लक्स, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स ड्यू टू 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू 2। और एरिया वेक्टर, एरिया चेंज हो रहा है तो यहाँ पे डी डी एंड डी। सो व्हाट इज इट? इट इज ई डॉट डी ए cos 0 प्लस ई डी ए cos 0। तो कितना आया? 2e डी ए, ये डी फाई नेट, डी फाई नेट। सो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2e डी ए, क्लोज इंटीग्रेशन। अब प्लेनर का एरिया कितना है? इसका एरिया ए है, ये 0 से ए हुआ, तो फाई इज इक्वल्स टू कितना आया? 2e a। सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, what we are getting? We are getting flux phi is equals to Q, total charge, enclosed by epsilon naught. So Q is enclosed by epsilon naught. So we are getting Q by epsilon naught is equals to 2E A. तो E कितना आया? E is equals to Q by 2A एप्सिलॉन नॉट। और Q बाई A क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E इज इक्वल्स टू व्हाट? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये प्लानर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, कहाँ रखना है नहीं रखना है, कितने दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, independent of distance.
अब देखो इसके दो केसेस हैं। सो अब हम देखेंगे, ये तो इनफाइनाइट प्लेन शीट है, दो पैरेलली अगर मैं इनफाइनाइट शीट को रखती हूँ तो दो रखने के बाद एक पॉइंट आउटसाइड होगा, एक बीच में होगा और एक इसके इस साइड होगा। मुझे इन तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। दो केस में, पहले केस में दोनों को पॉजिटिव कंसिडर करूंगी और सेकेंड केस में क्या कंसिडर करूंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सो करते इसे। ये देखो केस वन, केस वन means electric field between two infinite parallel plane sheet, अब केस वन में दोनों का चार्जेस सेम है, तो ये पॉइंट P Q R, P Q R, इसे A माना, इसे B माना। तो P पे देखो, P पे क्या होगा, A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और B की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर होगा। अब आओ पॉइंट R पे, पॉइंट R पे B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और A की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर। अब आओ पॉइंट Q पे, तो A की वजह से तो इस डायरेक्शन में होगा और B की वजह से कहाँ होगा, आउटसाइड। अब मुझे पता है इनफाइनाइट प्लेन शीट में ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, इसका तो वैल्यू क्या है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो EA और EB दोनों ही ये है, क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है, चार्ज मैंने डिफरेंट रखा नहीं है, तो चार्ज डेंसिटी सेम है, तो इन दोनों ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इन बिटवीन प्लेट्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। एट Q इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। एट P एंड एट R क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों की डायरेक्शन भले ही अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड का बात कर रही हूँ मैं अभी। सो ये क्या होगा, 2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो कितना आया वैल्यू, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ पे भी इसका मैग्नीट्यूड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे भी इसके टोटल का वैल्यू कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब केस 2 में देखते हैं कि क्या होता है अगर मैं दो डिफरेंट प्लेट्स लूं। केस 2, केस 2 में क्या लिया, चार्ज मैं अभी दोनों पे सेम ले रही हूँ। अगर तुम्हें चार्ज डिफरेंट करना खाली सिग्मा 1 सिग्मा 2 हो जाएगा, फिर EA और EB इक्वल नहीं होगा। अब देखो चार्ज 2 लिया, केस 2 में ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉइंट फिर से लेंगे P Q एंड R, P Q एंड R। नेगेटिव प्लेट के लिए इसे A कंसिडर करो, कंसिडर दिस एज A एंड दिस एज B। तो A के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड EA, और इसके लिए B के लिए क्या होगा, इनवर्ड। इक्वल एंड अपोजिट, कैलकुलेशन ही नहीं करना, 0। नाउ कम फॉर P के लिए क्या होगा, A के लिए आउटवर्ड और B के लिए क्या होगा, इनवर्ड। अगेन इक्वल एंड अपोजिट, मीन्स आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, 0। अब आओ बीच में, तो बीच में केस क्या हुआ, A के लिए आउटवर्ड और इसके लिए भी क्या हो गया, आउटवर्ड टूवर्ड्स P। सो E नेट इज इक्वल्स टू, अभी हमने कैलकुलेट किया, E विल कम सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे, EA is equals to sigma by 2 epsilon naught, EB is equals to also this, so E net is equals to
EA plus EB. So this is sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught. So sigma by epsilon naught. These are the two cases. तो यहाँ क्या पता चला हमें पता चला कि अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स, और दोनों का चार्ज सेम है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इंटरनली 0 होता है और बाहर की तरफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. लेकिन अगर दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स है ऑफ अपोजिट चार्ज, उस केस में outside electric field is 0, inside maximum electric field. But star mark, that is the charge are same in my case. If the charges are different, so this condition can change. Okay, then equal and opposite will not happen. So some magnitude you will get where in the direction of maximum magnitude. जिसका magnitude ज़्यादा होगा उस तरफ electric field होगा. Okay. देखो, an infinite line charge produces a field of इतना at a distance इतना. ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है. इसे देखो क्या दिया हुआ हमारा, E is equals to 9 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम. डिस्टेंस कितनी दी हुई है, R is equals to 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 into 10 to the power minus 2 मीटर. तो मैं चार्ज डेंसिटी निकालूंगी, मुझे पता है इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर. तो लैम्डा इज इक्वल्स टू ई आर बाई 2k. ना स्टूडेंट्स सी, देखो ई का वैल्यू दिया हुआ, आर का वैल्यू दिया, के का वैल्यू हमें पता है, तो ये सम्स आप लोग खुद कर सकते हो. सो ये आपका होमवर्क रहेगा, सॉल्व इट. Electric field intensity due to uniformly charged spherical shell. ये देखो, अब इसमें भी हमारे 3 केसेस हैं. How many cases are there? 3 cases are there. Case 1, outside the shell. मतलब गॉसियन सरफेस का हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल. सो ये कंडक्टिंग शेल है, इस पे चार्ज कैपिटल क्यू है. ठीक है, इसका रेडियस है कैपिटल आर. मैंने गॉसियन सरफेस लिया, दिस इज माय गॉसियन सरफेस एंड दिस गॉसियन सरफेस इज हैविंग रेडियस स्मॉल आर. ओके, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालनी है. तो क्या होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए, और एरिया क्या है, स्फेयर है, तो 0 क्लोज इंटीग्रेशन 0 से 4 पाई आर स्क्वायर. तो फ्लक्स कितना आया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. अच्छा, फ्लक्स क्या है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग Q बाई एप्सिलॉन नॉट is equals to E into 4 pi r square. So what we are getting, E is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ये जो कंडक्टिंग शेल है, स्फेरिकल शेल है, ये किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ पॉइंट चार्ज. क्योंकि देखो, हमने जब पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन किया था तो हमारा सेम पार्ट आया था. ओके, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालेंगे, केस 2 पे, ऑन दी सरफेस ऑफ द चार्ज. ये जो केस 2, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस, मतलब गॉसियन सरफेस कहाँ बनाएंगे, उसी सरफेस पे. तो ये स्फेयर है और गॉसियन सरफेस भी कहाँ है, इसी स्फेयर के ऊपर ही है. ओके, यही निकालना है मुझे. चार्ज क्यू है तो रेडियस कितना है, कैपिटल आर. तो फ्लक्स फाई क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 पाई आर स्क्वायर ई डी ए. तो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई
आर स्क्वायर एज पर गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. So E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q by R square. अब आते हैं केस 3 पे. केस 3, ये केस 2 था. इनसाइड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल के अंदर. तो ये तुम्हारा कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू और गॉसियन सरफेस कहाँ लिया, अंदर लिया. तो ये R है एंड दिस इज कैपिटल R. सो फ्लक्स क्या होगा, सेम फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 pi R स्क्वायर E dA. सो फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू E इंटू 4 pi स्मॉल r स्क्वायर. लेकिन गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग पता है गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज इनक्लोज क्या है, 0. तो Q यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चार्ज इनक्लोज्ड. तो Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट. तो चार्ज इनक्लोज्ड तो क्या है, 0. E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से मुझे क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड 0. मतलब शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0. आप देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस का. देखो शेल के अंदर क्या है, 0. तो शेल से यहां तक पहुंचा टिल रेडियस, ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड 0. ओके. अब क्या हुआ, यहां से पहुंचा कहां पे, सरफेस पे. तो ये सरफेस है, सरफेस पे इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम. अब इस मैक्सिमम इंटेंसिटी से अब ये जैसे ही आउटवर्ड जा रहा है ये फॉलो करेगा. E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. ये क्या है, R इज इक्वल्स टू R. सरफेस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट. होप इट इज क्लियर टू यू. समझ में आया. 3 कंडीशंस है हमारी यहाँ पे, तीनों कंडीशंस को एक बार फिर से देख लेना. ओके. अब सम्स करते देखो. अ लार्ज प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग अ सरफेस चार्ज डेंसिटी. देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं है. तो मतलब सिग्मा दिया हुआ है. सिग्मा कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर. और कहाँ लाई कर रहा है, XY प्लेन में. द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस. मतलब एरिया का वैल्यू भी दिया हुआ है. एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, वेयर R इज गिवन टू यू 0.1. सो मतलब पाई इंटू 0.1 का होल स्क्वायर. इफ द नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया मेक्स एन एंगल, थीटा कितना दिया हुआ, 60 डिग्री. मुझे क्या निकालना है इसमें, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, E A cos थीटा, E A cos थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है प्लेन शीट के लिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया. एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री. सो सिग्मा का वैल्यू गिवन है कितना, 5 इंटू 10⁻⁻6 बाई 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू पाई इंटू 0.1 होल स्क्वायर. और cos 60 कितना होगा, cos 60 हाफ. cos 60 हाफ. अब इसकी कैलकुलेशन को
स्टूडेंट्स होमवर्क, इतनी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर लेना इसे और सॉल्व कर लेना। अब इसे देखो, मुझे 1 मिनट दो, वाटर ब्रेक। नॉट कंप्लीटेड। ओके, सो करते हैं हमारा लास्ट सम्स। क्या दिया हुआ? अ चार्ज इतना इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज सरफेस एरिया इतना। तो चार्ज Q इज गिवन टू यू 17.7 into 10 to the power minus 4 coulomb, and area is given to you 200 meters square. Calculate the electric field at a distance of 20 centimeter from it. तो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इस डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता है, ये डिपेंड किस पे करेगा? सिर्फ चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई A। सो Q इज गिवन टू यू 17.7 into 10 to the power minus 4 by 200. So it is 17.7 into 10 to the power minus 4 by 200 into ये वाला 2 into 8.85 into 10 to the power minus 12। तो ये इसका 2 टाइम्स है, 2 से 2 कट गया, इसको इससे काट दिया, सो मिला मुझे क्या? एंड विद दिस 2 zeros 6 हुआ 10 to the power minus 6, ऊपर गया 10 to the power minus plus 6 by 2, so I have got 5 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. So this is your answer. समझ में आया? अब इस टॉपिक को एक बार प्रॉपरली फिर से गो थ्रू करना, so you will better understand it. Okay, so self study is very important. After doing the class, your self study is most important. So with this, thank you students. Complete. We will meet with the next part of it in next class. Thank you.